गुड इवनिंग। आज हम लोग सिविक्स में थर्ड लेसन के बारे में जानेंगे, लोकतंत्र और विविधता। पिछले क्लास हम लोग सेकेंड लेसन को कंप्लीट कर चुके थे। आशा करते हैं सभी कोई अपना क्वेश्चन आंसर बना लिए होंगे सारे क्वेश्चन को। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू लेसन, लोकतंत्र और विविधता। उसका पहला टॉपिक है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। आइए पढ़ते हैं। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। बोल रहा है कि इस पृष्ठ पर मतलब जो पिक्चर है वो नागरिक अधिकार आंदोलन का एक संबंध है, मतलब प्रमुख घटना है। उस दौरान एक प्रमुख घटना घटा था, उसका तस्वीर है। यह 1968 में मेक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक के मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। क्या बोल रहा है कि किसका तस्वीर है? 1968 में मेक्सिको में जो दौड़ हुआ था 200 मीटर दौड़ का, उसका पदक समारोह का, जो उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड पदक में से जो उन्हें मेडल दिया जाता है उनका तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं वे है अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। बोल रहा है ऊपर वाले तस्वीर में जो 3 व्यक्ति है उसमें से पीछे से जो 2 व्यक्ति है वो अमेरिका के धावक है। उनका पहला नाम क्या था? पहले धावक का टॉमी स्मिथ और दूसरे धावक का नाम है जॉन कार्लोस। ये एफ्रो अमेरिकी है। यहाँ बोल रहा है ये दोनों एफ्रो अमेरिकी है। एफ्रो अमेरिकी मतलब क्या होता है? यहाँ पे बगल में डिफिनेशन दिया है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम बता देते हैं कि 17वीं सदी और 19वीं सदी में जो अश्वेत लोग थे उन्हें अमेरिका में लाए गए बंधनों से जो अश्वेत लोगों को अफ्रीकी लोगों में वंशजों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाया जाए। ठीक है, बोल रहा है कि 17वीं सदी और 19वीं सदी के बीच में जो अमेरिका में जो व्यक्ति लोग को अश्वेत लोगों को लाया गया था, जिन्हें गुलाम बनाया गया था, वही एफ्रो अमेरिकी कहलाते हैं। और वो दोनों कौन कौन? जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ भी एफ्रो अमेरिकी थे। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। बोल रहा है कि दोनों ने स्वर्ण और कांस्य का पदक जीता है। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। दोनों ने जूते नहीं पहने थे, वो सिर्फ मोजे पहने और हाथ मुट्ठी बंधे हाथ ताने खड़े थे और वो बस खाली ये जता रहे थे कि अश्वेत लोग गरीब है, अमेरिकी अश्वेत लोग दोनों गरीब है। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था। स्मिथ ने क्या पहना था? अपने गले में काले जैसे मफलर भी पहना था। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। काले मनकों की एक माला पहनी थी। किसने? कार्लोस ने। और स्मिथ ने क्या पहना था? गले में काले रंग का मफलर टाइप कुछ पहना हुआ था। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों ने उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का ध्यान खींचने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया था? वे दोनों जो मुट्ठी ताने खड़े थे पदक समारोह में, वे दोनों ने क्या किया? अपने तौर तरीकों से अमेरिका में होने वाले रंगभेद और प्रति अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का ध्यान खींचने का कोशिश किया था। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में जो ध्यान रंगभेद के थ्रू चल रहा था उसके प्रति वो दोनों अपना ध्यान, सबका ध्यान अपने ऊपर खींचना चाह रहे थे। ठीक है, इसलिए उन दोनों ने पदक समारोह में यह निर्णय लिया। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। जो वे दोनों जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ काले दस्ताने पहने हुए और मुट्ठी ताने जो खड़े थे, वे दोनों क्या साबित करने जाते थे? कि अश्वेत शक्ति का वे दोनों का प्रतीक था। ठीक है, रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। जो तीसरा व्यक्ति है ऊपर वाले चित्र में, दोनों तो एक अमेरिकी धावक थे, एफ्रो अमेरिकी जो कहलाते थे, और तीसरा जो है जो श्वेत लोग थे, कौन थे? उसका नाम क्या था? धावक पीटर नॉर्मन जिसका नाम था। वे पदक समारोह में अपनी जर्सी मानवाधिकार
वे अपने पदक समारोह में उन दोनों के स्पर्श में, मतलब उन दोनों के संपर्क में वे भी उनके साथ थे, न कि उनके विरुद्ध, इसलिए वे उस पदक समारोह में वहां पे स्थित थे। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि कार्लोस और स्मिथ जो थे अमेरिकी समाज के सबके सामने उस पदक समारोह में यह कदम उठाना सब उसके लिए उचित था क्या? आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? हमारे बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि हम उस चीज को, उस घटना को राजनीतिक मान सकते हैं। पीटर नॉर्मन जो ना तो अमेरिकी थे ना अश्वेत, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? पीटर नॉर्मन जो थे, जो ना अश्वेत थे, तो उस विरोध में वो क्यों शामिल हुए थे, इस बारे में भी क्वेश्चन कर रहा है। क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते हैं? बोल रहा है कि क्या हम उनकी जगह हम वहां पे रहते हैं तो हम भी वैसा ही करते हैं, पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरोध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया और उनके पदक वापस ले लिए गए। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का जो संघ था, उन्हें कार्लोस और स्मिथ को दोनों को दोषी करार दिया गया। ठीक है, और उनके पदक जो थे ना उनसे वापस ले लिए गए थे। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। नॉर्मन जो थे, जो अश्वेत नहीं थे फिर भी उनके साथ थे, उसकी कीमत भी नॉर्मन को चुकानी पड़ी। कि क्या कीमत उनकी चुकानी पड़ी? कीमत चुकानी पड़ी और अलग ओलंपिक में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय की टीम में जगह नहीं दी गई। उनकी क्या कीमत चुकानी पड़ी उन्हें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक टीम में, ऑस्ट्रेलियाई टीम में उन्हें अगले पदक में नहीं रखा गया है। पर उनके फैसले ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। पर जो पीटर नॉर्मन थे वे क्या किए, उन्होंने जो फैसला लिया था कि दोनों अश्वेत लोगों के साथ वहां पे पदक समारोह में जो शामिल थे, उनके अधिकार से आंदोलन के प्रति दुनिया के ध्यान खींचने में सफलता पाए। जो अमेरिका में जो रंगभेद का आंदोलन चल रहा था उसके प्रति जो पीटर नॉर्मन जो थे वे क्या किए, जो उनके जो घटना घटने के कारण अमेरिका में जितने भी रंगभेद के आंदोलन चल रहा था उनका ध्यान, सभी का ध्यान पीटर नॉर्मन के पास चला गया। हाल ही में सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी। किन दोनों? पीटर नॉर्मन नहीं, ये कौन थे? जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ। उन दोनों जहां ने पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी में, होज स्टेट यूनिवर्सिटी में, इन दोनों का अभिनंदन किया गया। इन दोनों का वहां पे अभिनंदन किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई गई। विश्वविद्यालय के भीतर उनका मूर्ति भी लगाया गया। जो दूसरा तस्वीर जो दिखा रहा है वे उनके स्कूल की, यूनिवर्सिटी की तस्वीरें जो उनके यूनिवर्सिटी के अंदर लगवाया गया था। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले में स्मिथ और कार्लोस भी थे। यहाँ पे बोल रहा है कि 2006 में जब नॉर्मन की जब मौत हुई थी तब उनकी अर्थी की जो कंधा देने का कंधा दिया था वो स्मिथ और कार्लोस भी वहां पे शामिल थे। अब इस बीच हम लोग यहाँ पे बीच बहस में ये सब आप खुद से पढ़ें ये, और आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का दूसरा टॉपिक है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। जो समानता है और असमानता है और उनके बीच जो विभाजन होता है उनके बारे में आइए जानते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। ऊपर दिए गए खिलाड़ी में जो दोनों खिलाड़ी थे वे दोनों जो आंदोलन लड़ रहे थे वो अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। वे बता रहा है पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता? बोल रहा है कि वे दोनों जो विरोध किए थे वे तो अपने नस्ल और रंग के आधार पर किए थे, लेकिन सिर्फ क्या नस्ल और रंग के आधार पर ही होता है ऐसा विरोध? पूछ रहा। आइए देखते हैं। पिछले 2 अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। बोल रहा है कि पिछले 2 अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों में मौजूद था। बोल रहा है कि सामाजिक जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में,
वो विभाजन जो है क्षेत्र और सामाजिक दोनों स्तर पे था। बेल्जियम में अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। बेल्जियम में जो थे अलग अलग जगह रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। लेकिन श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। लेकिन श्रीलंका में सिर्फ भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ था, भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर वहाँ पे बंटवारा किया गया था। इस प्रकार हर समाज में विभाजित विविधता अलग अलग रूप में सामने आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जगह में अलग अलग तरह की विविधताएं भी देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। जो समाज में जो भेदभाव होता है उनकी उत्पत्ति कैसी होती है देखते हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन जो है अधिकांश किस पे? जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वंश में नहीं होता। सामान्य तौर पर हमारा जो तौर तरीका होता है, जो ये समुदाय होता है, वो हमारे वंश में नहीं होता जो हम खुद से चुन सके, कि हम लोग जो वंश समुदाय को अपने तरीके से चुन सके, हमारे सामान्य तौर पर ये नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। हम कोई भी समुदाय का उसमें सम्मिलित हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय की कोई भी व्यक्ति के परिवार में हुआ होता है, इसलिए हम कोई भी उस समुदाय में जुड़ जाते हैं। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। जन्म पर आधारित जो हमारा जो भेदभाव है वो हम अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं। कैसे? हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। सबके चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग है। बोल रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में जो भेदभाव है वो पुरुष हो या महिला, लंबा हो या छोटा, उनके सबके नस्ल का रंग अलग अलग होता है और उनकी शारीरिक क्षमताएं, अक्षमताएं सब अलग अलग होती हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। बोल रहा है कि सभी किस्म का विभाजन जो है जन्म पर ही सिर्फ आधारित नहीं होता। कुछ चीजें हमारे पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होता है। जो कुछ चीजें भी होती है सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होती, हमारे पसंद नापसंद चुनाव के द्वारा भी उन पर आधारित होती है। कई लोग अपने माँ बाप को परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के अलावा छोड़कर वो अपने अलग धर्म में चल जाते हैं। ठीक है, हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों में चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। बोल रहा है कि हम सभी लोग जो है पढ़ाई के विषय में या पेशे मतलब जो व्यापार करते हैं, कृषि वगैरह जो व्यक्ति लोग होते हैं, खेल या सांस्कृतिक तौर पर गतिविधियों का चुनाव पसंद से करते हैं। हम अपने पसंद के द्वारा करते हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी पढ़ाई करते हैं अभी के तौर पर, तो अपने पसंद के द्वारा सबको अपना अपना सब्जेक्ट पसंद है, वही बता रहा है। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। और ये सब जो है वो जन्म पर आधारित नहीं होता, वो हम लोग के पसंद के आधारित होता है, पसंद पर आधारित होता है। ठीक है, हम सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। जो हर सामाजिक विभिन्नता जो होती है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। जो भिन्नता होती है वो जरूरी नहीं है कि हर समाज में एक जैसा विभिन्नता हो, वो अलग अलग भी होती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होता जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। यहाँ पे बोल रहा है जो सामाजिक विभिन्नताओं के लोग के बीच जो बंटवारा होता है वो बंटवारा बड़ा होता है, बड़ा कारण होता जरूर है लेकिन यहाँ विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के समुदायों को, मतलब जो अलग अलग समुदाय है उनके बीच पुल का काम करती है, मतलब उनके बीच एकजुट होती है। पुल का काम मतलब उन्हें सहारा मिलता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताएं और असमानताएं का अनुभव करते हैं। बोल रहा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के जो लोग हैं अपने समूह के सीमाओं से परे, मतलब जो अपने समूह है, जो हमारा समूह है, उन सीमाओं से परे भी जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं उनका भी अनुभव करते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लो हम कोई भी समुदाय में है, हम अपने समुदाय के कोई भी घेरे को छोड़कर दूसरे समुदाय के बारे में जाने, उनकी असमानताएं उनकी समानताएं के बारे में जाने, बस वही कह रहा है।
जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे। बोल रहा है कि कार्लोस और स्मिथ समान थे क्योंकि वो दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे। जो नॉर्मन तीसरा जो पदक था वो श्वेत था, पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। लेकिन उन तीनों में एक ही समानता क्योंकि वो नस्ल भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग अलग होता है। बोल रहा है यहाँ पे कि अक्सर बहुत जगह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं खुद को ही एक समुदाय में नहीं मानते, वो अलग अलग समुदाय में उन्हें व्याख्यात किया जाता है या तो वो खुद ही अलग अलग समुदाय में जाते हैं अपनी, क्योंकि उनका जाति भी अलग अलग होता है। हर जगह पे वो दूसरे समुदाय में अपने अलग जाति बताते हैं और अपने समुदाय में वो अलग जाति बताते हैं। आइए आगे दिया गया पढ़ते हैं। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। ये बोल रहा है कि एक जाति के जो लोग हैं वो खुद को एक दूसरे के नजदीक में ज्यादा करीबी महसूस करते हैं। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते। एक ही परिवार के जो अमीर है और जो गरीब है वो अपने बीच घनिष्ठता नहीं रख पाते हैं। कहाँ गए? नहीं रख पाते क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। जो बाहर दूसरे व्यक्ति है उनके बारे में बहुत अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं, इसलिए वो अपने बीच घनिष्ठता नहीं रख पाते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है। इस प्रकार हमारे बीच हमारा एक से ज्यादा पहचान होता है। इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लोग सामाजिक समूह का हिस्सा एक से ज्यादा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। हमारा जो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो संदर्भ हम जो रखते हैं हमारा पहचान एक अलग रूप में धारण कर लेता है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। जो विभिन्नता है उनके बीच कैसे एकजुट हुए और क्या क्या टकराव हुआ उनके बारे में जानते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सामाजिक विभिन्नता कब होता है बता रहा है कि कुछ जो सामाजिक अंतर है दूसरे अनेक विभिन्नता दूसरे अलग जो विभिन्नता है उनसे बड़ा हो जाता है तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। बोल रहा है कि अमेरिका में जो श्वेत और अश्वेत को लेकर जो अंतर था, जो भेदभाव चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, वो सामाजिक विभिन्नता भी बन जाता है क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब है, बेघर है, भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है। हम बोल रहा है कि यहाँ पे क्योंकि हमारे जो बीच में जो गरीब व्यक्ति है, दलित लोग है, वो आमतौर पर गरीब और भूमिहीन कहलाते हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। उन्हें भी क्या करना पड़ता है, दूसरे श्वेत लोगों के द्वारा आंदोलन में वो भेदभाव को झेलते हैं और अन्याय का शिकार भी उन्हें होना पड़ता है। जब एक तरह के सामाजिक अंतर अन्य तौर पर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। बोल रहा है कि यहाँ पे जब एक सामाजिक अंतर के बीच दो जो श्वेत और अश्वेत के बीच जो सामाजिक अंतर है वो उन्हें महसूस दिला देता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। जैसे श्वेत लोग उन्हें महसूस दिला देते हैं कि उन्हें अलग रखा जाए और अलग तौर तरीके किया जाए तो उन्हें पता चल जाता है कि अपने में महसूस होता है कि वे दूसरे समुदाय के होते हैं। इसी में सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। बोल रहा है अगर एक सी सामाजिक समानताएं अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो
फिर एक समूह के लोग के लिए दूसरे समूह के अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। मतलब बोल रहा है कि जो एक समूह में जो सामाजिक असमानताएं हैं वो कई समूहों में मौजूद हो जाते हैं। मतलब एक समूह में जो सामाजिक असमानता है वो दूसरे समूह में भी वो भी चीज मौजूद हो जाता है। तो एक समूह के लोगों में जो एक समूह के लोग हैं उनको दूसरे समूह में पहचान करना, मतलब अपने दूसरे समूह में पहचान देना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब यह कहलाता है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह की हित भी एक जैसी हो जाती है, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। मतलब बोल रहा है कि जब जो सारे समूहों में सामाजिक असमानता एक जैसी होती है तो सभी एक जैसे मुद्दे में भी एक जैसा हिस्सा लेते हैं और उन्हें, जबकि किसी दूसरे समुदाय पर उनका नजरिया में अंतर हो सकता है। दूसरे समुदाय में भी उनका दूसरा नजरिया हो सकता है। कह रहा है उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण ले, बोल रहा है उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लेते हैं। दोनों ही ईसाई बहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे के बटे हैं। उनके बीच में जो विभिन्नता है वो किनके बीच में है? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटा हुआ है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। उत्तरी आयरलैंड के बीच में जो है वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, जबकि नहीं, लेकिन लंबे समय से धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है। वहाँ का जो कैथोलिक समुदाय जो बोल रहा है वहाँ के गरीब कहलाते हैं और प्रोटेस्टेंट जो है अमीर कहलाते हैं। जाहिर से कैथोलिक समुदाय गरीब है, लेकिन समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। लेकिन लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता है। किनके साथ? कैथोलिक समुदाय के साथ, उत्तरी आयरलैंड में। लेकिन नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वर्ग और धर्म के बीच मेल जुलाव नहीं दिखाई देता है। किसके थ्रू? उत्तरी आयरलैंड के थ्रू। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती आ रही है। बोल रहा है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती आ रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता क्योंकि उत्तरी आयरलैंड के जैसा वहां पे कोई भी तौर तरीका नहीं अपनाया गया था। जब सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे से गुंथ जाती है तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जन्म तैयार होने लगती है। बोल रहा है कि नीदरलैंड के थ्रू जब एक सामाजिक विभिन्नताएं हैं एक दूसरे में गुंथ जाती है, मतलब एकजुट हो जाती है, तो सामाजिक विभाजन की जन्म तैयार हो जाती है, जमीन तैयार हो जाती है। वहां पे सामाजिक विभाजन पनपने लगता है। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होते हैं वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। बोल रहा है कि बहुत सारे समुदायों में सामाजिक विभिन्नताएं शामिल होता है तो उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। आज के दौरान जो सामाजिक विभिन्नताएं जो है वो बहुत ही किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा इससे खास फर्क नहीं पड़ता। देश बड़ा हो या छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत काफी बड़ा देश है और उसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। इसमें बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटे देश है पर वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। बेल्जियम छोटा देश है लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। बोल रहा है कि जर्मनी और स्वीडन के बारे में लिया गया है कि वहां पे मोटे तौर पर क्या है, एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग वहां पे भी हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले जो लोग हैं वहां से तेजी में बदलाव हो रहा है। वहां के जो लोग हैं उनमें भी तेजी से बदलाव हो रहा है।
ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं। ऐसे जो लोग हैं वे अपने साथ संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, मतलब जो दूसरे देश में जाते हैं वे अपने साथ संस्कृति लेके जाते हैं। उन्हें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है, मतलब जो उनका जो सोच होता है वो वे ऐसा सोच लेके चलते हैं, वहां पे जाते हैं कि उनका एक अलग समुदाय हो। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। इस हिसाब से हमारे बहुत सारे अधिकतर देश में वहां पे बहुसांस्कृतिक फैला हुआ है। आज का ये टॉपिक क्लियर होता है। आज हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक विभाजनों की राजनीति, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे दोबारा पढ़िएगा, जो ना समझ में आए वो सर से पूछिएगा। धन्यवाद।